एस श्री एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं फिर से एक बार आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। अब तक हमने लगभग 30 प्रश्नों को साइंस का जो टेस्ट सीरीज मैंने शुरू किया है उसमें क्लास 10th का जो 30 तक बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम बाकी के 10 प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिज़िक्स का सेशन शुरू होगा, टेस्ट सीरीज शुरू होगा जिसमें ऑलमोस्ट 35-40 प्रश्न उसमें भी रहेंगे, तो उसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन बी रसायनों द्वारा, ऑप्शन सी तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा कि इन दोनों के ही द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। अब ये चीज़ें होती क्या है, तंत्रिका तंत्र हमारे जो शरीर में सूचनाओं का मस्तिष्क तक पहुंचाना और उसके ही मस्तिष्क में पहुंचने के बाद जो हमारा शरीर उस तरह से रिएक्ट करता है, तो ये संभव हो पाता है तंत्रिका द्वारा। और ये एक रसायन के ये नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसके माध्यम से मस्तिष्क तक सूचना जाता है, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से होते हुए मस्तिष्क तक सूचनाओं का प्रसार होता है। और एक प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो तंत्रिका के द्वारा भी होता है और दूसरा है रसायन द्वारा। रसायन क्या होता है, हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जिसको एंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं, उन सब के माध्यम से भी हमारे शरीर का वृद्धि विकास प्रभावित होता है और हमारी जैविक क्रियाएं भी नियंत्रित होती है। जैसे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग हार्मोन्स हैं, हमारे मस्तिष्क में जो हम सोचते समझते हैं उसके लिए अलग है, हमारे शरीर में जो वृद्धि और विकास होता है उसके लिए भी अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं जो रसायन के रूप में रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न में आते हैं, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। एब्सिसिक एसिड का इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एब्सिसिक एसिड पौधों में पाए जाने वाला एक रसायन है या हार्मोन कह सकते हैं वैसे, और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये किस तरह का रसायन है, तो ऑक्सिन की तरह या जिब्रेलिन्स की तरह या साइटोकाइनिन की तरह या वृद्धि रोधक। तो अब एक एक करके इसको जानते हैं। ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन पौधे के टिप पर पाया जाता है। मान लिया जाए कोई एक पौधा है, तो ये पौधा अगर बढ़ रहा है तो इसके टिप पर ऑक्सिन पाया जाता है और ये ऑक्सिन का काम है इसको निरंतर आगे की तरफ बढ़ाना। और सिर्फ ऊपर की तरफ ही नहीं, कई बार मान लिया जाए प्रकाश का माध्यम इधर है तो ऑक्सिन का सेक्रेशन इस तरफ ज़्यादा होता है, ताकि ये तो फोटोसिंथेसिस के क्रिया के द्वारा ये भाग तो सही तरीके से बढ़ेगा ही, लेकिन एक तरफ जिस तरफ सूर्य की रोशनी कम मिल रही है तो क्या उधर कम वृद्धि होगा, नहीं। ऑक्सिन के कारण इधर की भी वृद्धि उसी प्रकार होगी जैसे कि इस तरफ की होगी, और ये एक निश्चित सीमा तक इसको लंबाई चौड़ाई को बढ़ने में मदद करता है। तो ये तो हो गया वृद्धि करने वाला। दूसरा है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का भी काम है वृद्धि, और तीसरा है साइटोकाइनिन। तो ये सब एब्सिसिक एसिड क्या हुआ, इन तीनों की ही तरह काम नहीं कर रहा है। ये तीनों ही इसके जैसे साइटोकाइनिन पौधे के तना का जो मोटापन होता है वो होता है उसके कारण। तो एब्सिसिक एसिड क्या है, वृद्धि रोधक। इसके कारण क्या होता है, हम जनरली देखते हैं कई बार ठंड के दिनों में पत्ते पीले हो जाते हैं, पीले होके गिर जाते हैं, तो वो ये एब्सिसिक एसिड के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अगर इसका सही मात्रा में अगर एब्सिसिक एसिड है पौधे के अंदर तो थोड़ा बहुत जो आवश्यकता है वो ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर इसका मात्रा अधिक हो जाता है तो वृद्धि रुक जाता है पौधा का और पौधा मर भी जाता है। तो इसका होगा उत्तर डी, वृद्धि रोधक। अगला प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन से सहायक होते हैं। तो ये कौन सा है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स, ये दोनों ही जो है पौधे के बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो बीज रहित पौधा होता है उसमें क्या होता है कि
जो प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, पौधे के एक साइड में कट लगा के और उसके माध्यम से जो है उसका कार्य किया जाता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। हाँ, तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन ए है सेरिबेलम, ऑप्शन बी है मेडुला, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी कॉर्पस कैलोसम। तो इसका उत्तर क्या होगा? सेरिब्रम। देखिए, मुख्यतः मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम एक मस्तिष्क की तस्वीर बनाएं तो होता क्या है, ये जो है अग्रभाग जो होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये कहलाता है सेरिब्रम। और इस भाग से ही जो हमारे शरीर का संवेदना है, चाहे हम हंसते हैं, रोते हैं, किसी के लिए कोई फीलिंग्स महसूस होता है, किसी से गुस्सा हो जाते हैं, नफ़रत है, या अचानक से लोग अजीब तरह से रिएक्ट कर जाते हैं, तो हमारी जितनी भी संवेदनाएं हैं, हमारी जो बुद्धि विवेक है, कहते हैं ना हम कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस का स्थान यही एक जो पार्ट आता है, यही जो सेरिब्रम है अग्रभाग, वो कहलाता है। और ये भी 2 पार्ट में बटा रहता है, दक्षिणी गोलार्ध और वाम गोलार्ध, यानी कि 20 से 2 भाग अगर किया जाए तो इस तरह से बटा रहता है। तो ये आगे का जो ये भाग है यही सेरिब्रम कहलाता है। और ये बुद्धि के लिए, सोचने समझने के लिए, कुछ हम मेमोरी में जो मान लीजिए चीज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चों कह रहे हैं कि मेमोरी शार्प नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है कि उसका सेरिब्रम को जो है उसमें वो हार्मोन सही तरीके से, जो सेरिब्रम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसे कुछ मानसिक जो रोगी हैं तो उनमें भी इस तरह की समस्याएं होती है। और ये हमारे चेतना को, हमारे बुद्धि को, हमारे इच्छा शक्ति को, हमारे सोचने समझने के, कल्पना करने के जो भी क्षमता है उसको सेरिब्रम प्रभावित करता है। दूसरा पार्ट आता है जिसको कहते हैं सेरिबेलम, जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब होता क्या है, इस तरीके से मस्तिष्क में यहाँ एक जो पार्ट होता है जो पीछे भाग में होता है, पश्चिम मस्तिष्क में, ये कहलाता है, इसके अंदर का जो भाग है ये कहलाता है सेरिबेलम। और ये बीच में एक भाग है जहाँ एक छोटा सा ये इस तरह से रहता है जिसको कहते हैं मेडुला ऑब्लंगटा। तो ये 3 पार्ट में हमारा मस्तिष्क बटा रहता है। तो सेरिब्रम हमारे सोचने समझने, हमारे कल्पना को प्रभावित करता है। सेरिबेलम ये हमारे गतिविधियों को प्रभावित करता है, क्योंकि ये हमारे कशेरुक से जुड़ा होता है और इसी के माध्यम से जो हमारा नर्वस सिस्टम है अपनी किसी भी तरह की सूचनाओं को यहाँ तक मस्तिष्क तक प्रसारित करता है और फिर मस्तिष्क बताता है कि हमें क्या करना है। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, मान लिया जाए हमारे हाथ पर एक मच्छर आकर बैठता है, तो जैसे ही मच्छर बैठता है और हल्का सा ही वो टच करता है हमारे शरीर को कि ये तुरंत यहाँ से ये सूचना इस माध्यम से होते हुए सेरिबेलम तक पहुँचता है और सेरिबेलम ये सूचना देता है कि अभी हमको क्या रिएक्ट करना है, कि उसको हम क्या करते हैं, फट से मार देते हैं। या मान लिया जाए अचानक जो है बैठे हैं और सांप निकल जाए, तो तुरंत ये सूचना सेरिबेलम के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, नर्वस सिस्टम के माध्यम से सेरिबेलम तक पहुंचता है और हमारा जो सेरिबेलम है ये कहता है कि भाई वहाँ से भागना है या उसका क्या करना है, जो कुछ भी है। तो जिस तरह का भी मोटर गतिविधि है, हमारा चलना, उठना, बैठना, सोना, ये सारा जो भी हमारा जो हिलना डुलना, ये सारी गतिविधि जो मोटर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, वो सब सेरिबेलम से ही जो है नियंत्रित की जाती है। इसलिए इसको छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब आगे, अब देखिए अगला प्रश्न पे हम आते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? अब देखिए, हृदय स्पंदन यानी कि जो हमारा सिस्टोल डायस्टोल का प्रक्रिया जो चल रहा है, हार्ट बीट जो चलता रहता है और हम किस गति से सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं,
ये सब को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। जो मैंने अभी अभी बताया, ये जो बीच का भाग होता है यही मेडुला ऑब्लंगाटा है, और यही इस चीज़ को नियंत्रित करता है कि हमारा हृदय का जो हार्ट बीट है किस तरह से चलेगा, उसको नियंत्रित रखता है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ चले ना बहुत धीरे हो, ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहे। और साथ में श्वसन की गति, ये सबको मेडुला ऑब्लंगाटा नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न लेते हैं, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो हमारे शरीर में जो शरीर के अंदर हार्मोन स्रावित होता है उसको कहते हैं, वो अंतः स्रावी ग्रंथि, जिसको एंडोक्राइन कहते हैं ग्लैंड, उससे स्रावित होता है। बहिर्स्रावी ग्रंथि कोई हमारे शरीर में होता ही नहीं है, तो ये है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हमारे शरीर में हार्मोन का क्या क्या काम होता है? तो हमारे शरीर में कई तरह का हार्मोन होता है, जिसमें कि कौन कौन मेन है? एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कहते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इसका मुख्यतः जो काम है, किसी भी बच्चे में जो वृद्धि और विकास हो रहा है वो इसी ग्लैंड के कारण हो पाता है। अगर किसी के शरीर में ये ग्लैंड सही तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो उसका बुद्धि और शारीरिक दोनों ही विकास प्रभावित होगा। दूसरा जो एक मेन है वो है एड्रिनल, और तीसरा है थायराइड। अब जैसे थायराइड का बहुत बड़ा रोल हो जाता है हमारे शरीर में। ये कहाँ होता है? ये एक तितली नुमा गले के पास तितली नुमा स्ट्रक्चर में बना होता है, और इसे थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जिसका जो है इस ग्लैंड से सेक्रेशन होता है, तो जो हमारे शरीर को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसका कम सेक्रेशन भी अगर हुआ तो हाइपोथायराइडिज्म का बीमारी हो जाता है, और वहीं अधिक अगर सेक्रेशन हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म का बीमारी हो जाता है। दोनों ही बीमारी अगर हो जाता है तो लोगों में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो मनुष्य का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा आ जाता है, लोगों को नींद नहीं आएगी सही तरीके से, बेचैनी सा मन लगेगा, डिप्रेशन हो जाता है, पसीना बहुत अधिक आता है, गर्मी लगने लगती है। वहीं हाइपरथायराइडिज्म में शरीर में कितना कुछ भी खाना पीना अगर आदमी खा भी ले, फिर भी शरीर का वृद्धि विकास ऑलमोस्ट रुक जाता है, शरीर सूखता चला जाता है। लोगों के चेहरे में पीलापन आ जाता है, बाल बिल्कुल झड़ने लगेंगे, पतले हो जाएंगे, आंखें लगेगी बाहर की तरफ आ रहा है, एकदम चेहरा धंस जाता है। तो ये दोनों ही कंडीशन ठीक नहीं होता है, कमी और ये अधिकता दोनों ही ठीक नहीं है। तो डॉक्टर दवाई के माध्यम से इन सब चीज़ों को वैसे तो ठीक कर देते हैं। वैसे ही एक और है इंसुलिन नाम का हार्मोन, जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको सही करता है, जिसके लिए अगर किसी को ज़्यादा सेक्रेशन हो जाता है तो उसको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, या कम भी हो जाता है तो भी डायबिटीज़ होती है। क्योंकि डायबिटीज़ भी 2 प्रकार की होती है, तो उसके लिए भी बाहर से इंसुलिन, अगर किसी में कमी है तो बाहर से इंसुलिन का जो है इंजेक्शन लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा दवाई खानी पड़ती है। तो ये जो है ये सब ग्लैंड कहलाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं। इसके अलावा 2 और हार्मोन्स होते हैं, चलिए उसकी चर्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। अगला जो प्रश्न है, एंड्रोजन वो क्या है? तो एंड्रोजन है नर लिंग हार्मोन। अब देखिए, मनुष्य के शरीर में 2 सेक्स हार्मोन होते हैं। एक होता है मेल हार्मोन और दूसरा होता है फीमेल हार्मोन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो नर या फिर मेल हार्मोन है वो क्या है? वो एंड्रोजन है। तो ये कौन सा होता है? एंड्रोजन। और जो महिलाओं में हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है हमारे शरीर में? एंड्रोजन का जो सेक्रेशन है, या तो जब बच्चा 12-13 साल का होता है तब उसके अंदर, लड़का 12-13 साल का हो जाता है और किशोरावस्था में प्रवेश करता है,
तब इस हार्मोन का सेक्रेशन शरीर में शुरू हो जाता है। इससे पहले तक ये सब ग्लैंड सुषुप्ता अवस्था में होते हैं, जब तक बाल्यावस्था रहता है। जैसे ही किशोरावस्था की प्राप्ति होती है, किशोर बनने की जो प्रक्रिया है वो इस हार्मोन के कारण होता है। ये क्या करता है, इसके कारण लड़कों में जो मूछ दाढ़ी का आना, आवाज़ का भारीपन, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए जो वो एक उसका रिप्रोडक्टिव अंग सही तरीके से वर्क करे, जो हार्मोन है वो सही तरीके से वर्क करे, वो सब किशोरावस्था में इसके ही सेक्रेशन से किशोरावस्था और बाद में मैक्सिमम लाइफ तक, पूरे यंग एज तक, आगे तक प्रौढ़ावस्था तक ये हार्मोन ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है फीमेल हार्मोन, जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का जो स्राव है वो भी लड़कियों में 12-13 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, और इसके हार्मोन के स्राव से किशोरावस्था और एक महिला में एक लड़की का बदल जाना वो निर्भर करता है। इसी की वजह से लड़कियों में पीरियड्स का आना शुरू होता है, उसके जो है ब्रेस्ट का विकास हो जाता है, आवाज़ पतला हो जाता है, एक शर्म की भावनाएं आना, एक अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इस हार्मोन के कारण होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो ये होता है अंडाशय के द्वारा, और जिसके कारण महिलाओं में पीरियड्स होता है और अंडे का बनना, अंडाणुओं का बनना शुरू हो जाता है, ताकि एक वो धीरे धीरे जो एक लड़की है वो मैच्योर महिलाओं में तब्दील होती जाए। तो ये था आज तक 40 प्रश्न बायोलॉजी का, जो आज अभी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के लगभग 30-35 प्रश्नों को देखेंगे और इसी तरीके से पूरे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन न सिर्फ क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि वो लोग जो लोग आगे बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी या फिर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले कई वर्षों का जो बीपीएससी का मैंने क्वेश्चन देखा है वो ऑलमोस्ट इसी तरह के प्रश्नों को उसमें डाला जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस वही क्लास 10th से लेके 12th तक का ही जो होता है, लगभग वही सब कुछ पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए अगर ये आपको पसंद आता हो, सारे व्यूवर्स को अगर ये क्वेश्चन आंसर जो अभी करवाया जा रहा है टेस्ट सीरीज़ अगर पसंद आता है तो इसे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में फिजिक्स के टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।